अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे फिल्मी दुनिया के एक ऐसे चमकते सितारे को जिसे आपने एक्शन में देखा, रोमांटिक रोल्स में देखा, कॉमेडी में देखा। ऐसा सितारा जिसे इंडस्ट्री का ओरिजिनल बैड बॉय कहा जाता है। ऐसा सितारा जिसे फिल्म इंडस्ट्री का हर इंसान बहुत प्यार करता है और जनता जिसे मुन्ना भाई के नाम से जानती है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में फिल्म स्टार संजय दत्त को। जी हां, मैं हूं खलनायक। आपकी अदालत में आज इस खास मुकदमे के लिए हमने आमंत्रित किया है एक खास जज को, एक ऐसा इंसान जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उद्योगपति है और अपनी देशभक्ति के लिए जाना जाता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं उद्योगपति नवीन जिंदल को। और इससे पहले कि आज के जज नवीन जिंदल से इजाजत मांगे आज का मुकदमा शुरू करने के लिए, संजू आपको जनता को बताना चाहता हूं कि हम अपने घर में गर्व से जो तिरंगा झंडा लगा सकते हैं, अपनी टेबल पर जो तिरंगा लगा सकते हैं, उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो नवीन जिंदल को जाता है। इन्होंने ये किया। तो आपकी अदालत में आज के जज नवीन जिंदल की इजाजत चाहेंगे आज का मुकदमा शुरू करने के लिए। इजाजत है, आज की कार्रवाई शुरू कीजिए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, हम एक नजर डालेंगे संजय दत्त के फिल्मी करियर पर, उस बैकग्राउंड पर जिसमें आज का एक खास मुकदमा चला जा रहा है। तो मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम संजय दत्त पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार संजय दत्त पर इल्जाम है कि इन्होंने चोरी की है। संजू, ये इल्जाम मेरा नहीं है। ये जो हॉलीवुड की कंपनी है 20th सेंचुरी फॉक्स, उसने कहा कि ये जो आपकी नई फिल्म है नॉकआउट, इसका पूरा का पूरा प्लॉट एक हॉलीवुड की फोन बूथ फिल्म से चोरी किया आपने। मैं इल्जाम इन पे लगाता हूं कि इन्होंने वो लिबर्टी स्टैंड स्टिल की चोरी की है। रजत भाई, मैं कौन सा चोर हूं? अब दो चोर यहाँ ही मैं घूम रहे हैं बाहर, तो असली चोर है। मैंने भी दो चोर देखे थे जो आपके साथी हैं इस फिल्म में। नहीं, मैं चोर नहीं हूं। मैं तो चोरों को पकड़ता हूं ये पिक्चर में। तो अब उन चोरों को बुला करके जरा पेश कर लेते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसा फिल्म स्टार जिसने सिर्फ हमारे देश में नहीं बाकी देशों में भी अपनी बहुत ख्याति बनाई है, इरफान खान। और संजय दत्त की इस नई फिल्म नॉकआउट में एक और चोर है, एक ऐसा चोर जिससे फिल्म इंडस्ट्री बैडमैन के नाम पर जानती है, गुलशन ग्रोवर। गुलशन, इल्जाम हमने संजय दत्त पर लगाया था और इन्होंने कहा कि असली चोर तो ये दो हैं जो बाहर घूम रहे हैं। देखिए जी, हम तो लोगों का दिल चुराते हैं। तो ये सच है कि आप इस फिल्म के सबसे बड़े चोर हैं और आपका साथ इरफान खान देते हैं? ये तो लीडर हैं जी। मैं इनका सिखाया हुआ पिट्टू। इरफान खान फिल्म में एक बहुत मेन, समझ लीजिए कि संजय दत्त के बाद अगर कोई भूमिका है तो इरफान की है। और
हमारी फिल्म में कंगना रनौत, जो कि इंडिया टीवी की जर्नलिस्ट बनी हैं, और मैं इस देश का महान नेता बना। और मैं एक ऐसा महान सेंट्रल मिनिस्टर हूँ जिसने सिर्फ 60,000 करोड़ का गबन किया है बस। अब संजू, ये सही है कि इस फिल्म में आपकी कोई हीरोइन नहीं है? रजत भाई, ये बहुत गलत है मेरे साथ जो हो रहा है 3-4 साल। मुझे मतलब हीरोइन ही नहीं देते ये लोग यार। बिल्कुल ये सही है कि हीरोइन ज़्यादा इरफान भाई के करीब में है ये पिक्चर में। लेकिन हीरोइन का काम आपने इरफान से चलाया, मैंने सुना है कि नचाया। इस फिल्म में जो कटरीना गाना गाती हैं, जैसे टच मी, उस पर इरफान से नाच कराया है। इतना बढ़िया गाना गाया और इतना अच्छा डांस किया है। इरफान जरा, मैंने सुना कि वो समीर से गाना लिखाया था, गंगूबाई पर आई जवानी जब से, सारे लौंडे परेशान तब से। सही है कि नहीं? ये पिक्चर का गाना है। लेकिन डायरेक्टर ने ये गाना फिल्म में से काट दिया। फिल्म में अभी पिक्चराइज होगा, अगर जनता ये पिक्चर देखी है, हिट बनेगी, वो गाना आएगा। आप जो 50,000 करोड़ रुपए स्विस बैंक में होने की बात कर रहे हैं, ये तो स्वामी रामदेव का आइडिया है। वो कहते हैं स्विस बैंक का पैसा वापस लाना चाहिए। हम सब यही चाहते हैं कि जो देश का पैसा बाहर गया है वो वापस आए। एटलीस्ट हमने ये कोशिश की कि फिल्म के ज़रिए एक कैरेक्टर ऐसे क्रिएट किया हम लोगों ने, जो उसका मिशन यही है कि वो पैसा जो गया है देश से वो वापस लाए। एक्चुअली ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, और इस फिल्म में इसको बहुत सिंसियरली हैंडल किया गया है। अनलाइक कई कमर्शियल फिल्म होती हैं जिसमें कि आप सब्जेक्ट आप लेते हैं, बट उस सब्जेक्ट को सिर्फ एक बुनियाद रख के फिर आप कहानी कुछ और सुनाते हैं। इसमें पूरी तरह से डील किया गया है इस सब्जेक्ट को। ये नॉकआउट का सुनाओ क्या? एक अच्छा डायलॉग है। पहले नॉकआउट का डायलॉग सुन लीजिए। वो इरफान भाई को बोलता है फ़ोन पे, बोलता है लोग अपना पाप धोने के लिए गंगा जी के पास जाते हैं, गंगा जी को मैं तेरे पास लेके आ रहा हूँ। कैसा लगा? तो जज साहब, इनकी बातें सुन के मुझे लगता है इन्होंने चोरी वोरी कुछ नहीं की है, ये तो ऐसे ही बेचारे फंस गए हैं। तो इनको आप अगर इजाज़त दें तो बरी कर सकते हैं, लेकिन इन पर के लिए बहुत सारे इल्ज़ाम मेरे पास हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि ये तो छोटे मोटे चोर हैं। जो बड़े चोर हैं वो हमारे पास हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन्हें हम बरी कर सकते हैं और मुकदमा बड़े चोर पे चलाया जाए। लेकिन हम पर झूठा मुकदमा चलाया गया है, इसके लिए अब आपकी सज़ा ये है कि आपको फिल्म देखनी पड़ेगी रजत साहब। हम फिल्म देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि देश की जो जनता है यहाँ पर वो भी आपकी फिल्म देखे, फिल्म सक्सेसफुल हो। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू। धन्यवाद जज साहब। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में संजय दत्त से पूछेंगे उन्होंने राजनीति क्यों छोड़ी। कांग्रेस पार्टी आपको मौका देगी, वो पार्टी जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके पिताजी दत्त साहब थे, तो क्या आप फिर से राजनीति में जाएंगे? जो दत्त खानदान के खून में, वो कांग्रेस पार्टी ही है। बिल्कुल, अगर कांग्रेस चाहेगी तो बिल्कुल आऊँगा मैं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं नॉकआउट के हीरो संजय दत्त पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार संजय दत्त पर इल्जाम है कि इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करके गलती की। संजू, कुछ एहसास है आपका? आप अब राजनीति से दूर हो गए हैं, वापस हम देख रहे हैं आप फिल्मों में एकदम फिर से एक्शन हीरो बन गए। एक बहुत कमाल का किस्सा है रजत भाई। मैंने अमर सिंह जी को पूछा, मैंने बोला मुझे भाषण देना आता नहीं है, तो मैं क्या बोलूं भाई मंच पे जाके।
तो बोले देख रात को मेरे साथ बैठ और मैं तुझे 2-3 पॉइंट्स देता हूँ। बोला ठीक है। तो पहले बोले कि डैडी तुम्हारे जब आए थे सबसे पहले लखनऊ गए थे, तो उनके बारे में बात करो कि लखनऊ डैडी आए थे और मैं बहुत खुशी है मुझे कि मैं यहाँ से, और दूसरा पॉइंट गांधीगिरी के बारे में कुछ बोल देना, और लास्ट में एक शेर बोलना कि मुखालफत से मेरी शख्सियत उभरती है, दुश्मनों को मैं एहतराम करता हूँ। तो पूरी रात में पढ़ के मैं सो गया। अगले दिन जब मंच पे गया तो वहाँ यूपी में हर दूसरा आदमी नेता होता है। तो एक आए, उन्होंने बहुत भारी भाषण दिया और बोले कि हमारे बीच हमारे संजय बाबा हैं और आपको पता नहीं कि उनके पिताजी पहले लखनऊ आए थे। तो मैंने बोला मेरा एक मुद्दा तो चला गया। हालत खराब। दूसरा आया कि हमारे बीच संजय बाबा हैं और उन्होंने गांधीगिरी को बहुत स्प्रेड किया है। मैंने बोला खत्म। फिर अमर सिंह जी आए, बोले कि कल रात को संजू हमें एक शेर सुना रहे थे और ये शेर उन्होंने बोल दिया। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी। तो आपने सोचा कि इससे जितनी जल्दी पीछा छूटे उतना अच्छा है? पॉलिटिक्स मेरे लिए नहीं है रजत भाई। मतलब मैं काफ़ी सॉफ्ट इंसान हूँ, मेरा दिल सॉफ्ट है लोगों के लिए। आपने कहा कि अमर सिंह जी राजनीति में ले गए थे, जी। तो वो तो इस बात से खुश नहीं होंगे कि आप सियासत छोड़ के वापस फिल्मों में चले गए? वो उनको भी ये समझ में आ गई थी बात कि सियासत मेरे लिए नहीं है और मेरी जगह फिल्म इंडस्ट्री में है। मेरी जगह ये है कि मैं अपनी जनता को एंटरटेन करता रहूं, उन्हें हंसाता रहूं, रुलाता रहूं। उनको भी ये बात समझ में आ गई थी। उनका ब्लॉग मैंने पढ़ा, उसमें उन्होंने लिखा, देखी ज़माने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। आप रजत भाई उनको ज़्यादा जानते हो और ये शेर शायरी में वो तो माहिर हैं, आप जानते हो, वो लिखते ही रहते हैं। कहीं ये वजह तो नहीं थी कि आपके खिलाफ उत्तर प्रदेश में प्रतापगंज में एक केस हो गया, मऊ में केस हो गया, बाराबंकी में केस हो गया, आपने जो मायावती जी के लिए जादू की झप्पी की बात की थी उसकी वजह से? जादू की झप्पी तो मैं सबको दे सकता हूँ यार। ये देख, जादू की झप्पी दे सकता हूँ। और मैंने बोला जादू की पप्पी, और पप्पी बच्चों को या बहनों को दी जाती है। मुझे याद है कि 2004 में संजय दत्त जी कुरुक्षेत्र आए थे मेरे खिलाफ प्रचार करने के लिए, और जब मैंने इनके पिताजी श्री सुनील दत्त जी से इनकी शिकायत की और मैंने कहा कि वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आए हैं, तो बोले कोई बात नहीं, संजू को कोई जो बुलाता है वो चले जाते हैं, लेकिन मैं आऊँगा तुम्हारे लिए प्रचार करने के लिए। और वो आए, उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। तो और आगे से मैं आशा करूँगा कि अगली बार जो है कुरुक्षेत्र ये मेरे खिलाफ नहीं बल्कि मेरा साथ देने के लिए चुनाव में आएंगे। लेकिन जज साहब से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं वहाँ गया ताकि आप जीतें, मैंने इतना बुरा भाषण दिया। अगर कांग्रेस पार्टी आपको मौका देगी, वो पार्टी जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके पिताजी दत्त साहब थे, आपकी बहन प्रिया दत्त वो भी कांग्रेस पार्टी से एमपी है, तो क्या आप फिर से राजनीति में जाएंगे? जो दत्त खानदान के खून में वो कांग्रेस पार्टी ही है। वो चाहे मेरी मम्मी हो, डैडी हो। एक वक्त ऐसा था जहाँ हम लोग सब जाके मैडम को डायरेक्ट मिलते थे विदाउट अपॉइंटमेंट। मम्मी भी रह चुकी राज्यसभा मेंबर कांग्रेस की, डैडी रह चुके हैं। तो बिल्कुल अगर कांग्रेस चाहेगी तो बिल्कुल आऊँगा मैं। अब कांग्रेस कैसे स्वीकार करेगी जो आदमी नरेंद्र मोदी से मिलता हो वो कांग्रेस के लिए भी कैंपेन करे? एक आर्टिस्ट हर इंसान से मिल सकता है। नहीं, उसकी एक वजह थी कि मेरा एक दोस्त है जो अमेरिका में रहता है, उसकी ज़मीन है वहाँ सूरत में, और मैंने जो सुना जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो बिल्कुल
अगर उनको कोई चीज़ पसंद आती है तो बिल्कुल वो अपना मदद करते हैं उस चीज़ में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा चीफ मिनिस्टर मैंने नहीं देखा है। बहुत ही डायनामिक चीफ मिनिस्टर हैं, एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है। आई मीन एक सीएम को मुझे 3 घंटा देना, और वो जो मेरे दोस्त ने प्रेजेंटेशन दी, पूरा देखा उन्होंने, उनको बात समझ में आई, और एक्शन लेने वाला आदमी, मतलब कि अगर हुआ तो एकदम से एक्शन, मतलब कि करो। तो वो दोस्त की वजह से मैं वहाँ गया। संजू, आपकी एक ऐसी फ़ैन है जिसने इंडिया टीवी को अप्रोच किया था और हमने उन्हें आज आमंत्रित किया है आपकी अदालत में। वो यहाँ जनता में बैठी है और उन्होंने क्या क्या आपके लिए किया है ये आप उन फैन से सुनेंगे तो आप वाकई में आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हाँ, आप माइक ले लीजिए। माइक, हाँ। 17 साल से आपके लिए व्रत रख रही हूँ, 93 से सावन के सोम। मैं नहीं जानती कि मेरा आपसे क्या रिश्ता है, लेकिन मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। जब से मैंने देखा था आपको 93 में, जब आप दुखी थे, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा खाना पीना किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। उस टाइम मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मैं व्रत रखती थी, सब मेरी हंसी उड़ाते थे कि तुझे क्या सुकून मिलता है। मैंने कहा ये मेरा दिल ही जानता है कि जब मैं उनके लिए व्रत रखती तो मुझे सुकून मिलता है। मैंने सुना कि बहुत सारी चीज़ें आप लेके आई हैं जो आप संजय दत्त को देना चाहती हैं। हाँ, वो बरसों से आपका इंतज़ार कर रही है। आइए, आप ले आइए। आइए, आप आ जाइए। ये क्या क्या है, ये आप जरा बता दीजिए, क्या लाई हैं आप? ये मैंने इनके लिए कहा था भगवान इनके जीवन में खुशियाँ देगा, तो मैं ये 51 तोले का इनके 51वें बर्थडे पे चढ़ाऊंगी। अच्छा। ये बच्चा क्या बन गया। और ये भैया, ये वो किताब है जिसने आपको पार लगाया है। ये देवी माँ की किताब है, इसको पढ़ के मैंने आपके लिए दुआ की। अब इसका विसर्जन कर देंगे। और ये आपके बर्थडे में मैंने चुन्नी चढ़ाई थी। तो मैं ये किताब रख सकता हूँ? हाँ, इसको विसर्जित मंदिर करना। इसको पानी में डाल दूँ? अच्छा, ठीक, थैंक यू। मेरा कोई भाई नहीं है। ये मानते हैं कि पिछले जन्म में ये आपकी बहन थी? वैसा ही लग रहा है मुझे। इनके लिए और ऐसे जो आपके फैंस हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि यही चीज़ें होती हैं जो, मतलब अब मेरे जो फैंस हैं, चाहने वाले हैं, इनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। जो मुश्किल वक्त मेरी ज़िंदगी में आया था वो इनकी वजह से टल गया। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि इन लोगों की दुआओं से, लोगों के प्यार से जो बाकी बुरा वक्त है वो भी ज़रूर टल जाएगा। लेकिन मेरा काम आप पर इल्ज़ाम लगाने का है, तो हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में संजय दत्त पर जनता के मुकदमे का एक और बोलता है, माँ क्या देख रही है टुकुर टुकुरा? ये देख रही है क्या? ये देख क्या है, बोल कितने का? 50 तोला। कितना? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं फिल्म स्टार संजय दत्त पर। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में फिल्म स्टार संजय दत्त पर आरोप है कि ये बार बार रंग बदलते हैं। संजू, जब आप पिछली बार आपकी अदालत में आए थे, चुनाव का मौसम था, आप नेता के अंदाज में आए थे। अब आप एक्शन हीरो के अंदाज में आए हैं, बिल्कुल रंग बदल लिया आपने। आपको क्या लगता है यार, ऐसे कपड़े बेटर है ना यार? क्या वो खादी पहनूं? ये देखिए रजत, एक्शन हीरो बेटर है नेता बनने से ना। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे बैड बॉयज आए हैं। कभी सलमान खान को बैड बॉय कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जो ओरिजिनल बैड बॉय है वो संजय दत्त है।
बैड बॉय नहीं, मैं शरारती बॉय था, बैड कभी नहीं था। लेकिन इस बैड बॉय ने अपना रंग बदल लिया, अभी एक गुड बॉय बन गया है। अभी उम्र भी 50 साल की होगी रजत भाई। लेकिन 50 साल की उम्र में भी आपको कहते हैं बाबा। ये तो लोगों का प्यार है, और मुझे बहुत पसंद आता है जब प्यार से लोग मुझे संजू बाबा बोलते हैं। जब सलमान खान आपकी अदालत में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे तो बैड बॉय बने रहना बहुत अच्छा लगता है। वो बॉय नहीं रहे हैं अभी, वो मैन हो गए हैं, तो बैड निकाल के गुड मैन हो जाना चाहिए। आपके तो बहुत दोस्त हैं, आप उन्हें समझाते हैं? ऐसा कोई काम क्या करता है वो जो समझाने लायक हो? संजू, अगर आपकी फिल्मों की बात करें तो आपकी जो फिल्मों की इमेज थी, अगर पुरानी फिल्में आपकी देखें, खतरनाक में आप किलर बने थे, जहरीले में कातिल बने थे, क्रोध में डॉन बने थे, खलनायक में विलन बने, वास्तव में अंडरवर्ल्ड के भाई बने, हथियार, कुरुक्षेत्र, हर फिल्म में आप भाई बनते थे, गैंगस्टर बनते थे। जी बहुत शौक था ये सब करने का या? रजत भाई, ये किसी ने मुझे पूछा तो मैंने वो करना ही छोड़ दिया। 2-4 साल आपने सब पिक्चरें देखी होगी, फिर मुझ पे प्रेशर पड़ा पब्लिक का कि वो वास्तव जैसी पिक्चर क्यों नहीं करते हो। अभी मैं और ये बार बार वास्तव का डायलॉग सुनाने की डिमांड आ रही है। बोलता है, ए माँ क्या देख रही है टुकुर टुकुर? हाँ, ये देख रही है क्या? ये देख क्या है, बोल कितने का? 50 तोला। कितना? अब सुनाए कि मुन्ना भाई 3 बना रहे हैं। जी, इसकी शूटिंग मई में शुरू होगी अगले साल, और मुझे उम्मीद है कि दिसंबर में आप सब मुन्ना भाई तीसरा जो है वो देख सकते हैं। तो उसमें अच्छे वाले मुन्ना भाई बनेंगे या अंडरवर्ल्ड वाले मुन्ना भाई बनेंगे? मुन्ना भाई तो हमेशा अच्छा ही है। हम जनता से पूछते हैं वो आपको किस रोल में देखना चाहते हैं, क्या क्या सवाल उनके दिमाग में है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने आज तक इतने सारे रोल निभाए हैं, क्या आपका कोई ड्रीम रोल है जो अब तक कभी पूरा नहीं हुआ? अभी वो ड्रीम रोल बोल दूंगा, फिर रजत भाई बोलेंगे डॉन का क्यों कर रहा है बाबू। नहीं, लेकिन देखा जाए तो मुन्ना भाई का जो कैरेक्टर था, आज मेरे को 30 साल हो गए इंडस्ट्री में, ऐसा कैरेक्टर मुन्ना भाई का है जो एक इंसान की वो ज़िंदगी बदल देता है एज एन एक्टर, इमेज बदल देता है और प्यार बांटता है। तो आई थिंक मुन्ना भाई इज अल्टीमेट। ऐसी कौन सी तमन्ना है जो आप चाहते हैं जिसके लिए आपके फैंस हैं, आपको जो पसंद करते हैं लोग, आपके लिए दुआ करें? कि मुझे आज़ादी मिल जाए बस। ये जो केस अभी 19-20 साल हो गए हैं रजत भाई, इससे मैं आज़ाद हो जाऊं, बाइज्जत बरी हो जाऊं, इससे ज़्यादा खुशी मुझे नहीं मिलती। संजू, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो तमन्ना है आज़ाद होने की, जनता की दुआओं से वो ज़रूर पूरी हो। हम आपको एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में संजय दत्त पर जनता के इल्जामात का एक और दौर। जिस भी हीरोइन के साथ आप काम करते थे उसके साथ आपका नाम जुड़ जाता था। रजत भाई, वो ज़माने में मैं बैड बॉय था। अब आप किसी से नहीं कहेंगे कि शर्माना छोड़ डाल, आई लव यू बोल डाल। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मौजूद है जनता के लाडले मुन्ना भाई। हम मुकदमा चला रहे हैं संजय दत्त पर। अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार संजय दत्त पर आरोप है कि ये इस उम्र में भी मैच्योर नहीं हुए। संजू, आपको मैं इस इल्जाम के बारे में कुछ पूछूं इससे पहले जनता की तरफ से, लोगों की तरफ से बधाई देना चाहता हूं। आप पिता बनने वाले हैं, 2 बच्चे आपके घर में आने वाले हैं। हाँ,
मैं बस थैंक यू कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ यार 50 की उम्र में भी सिक्सर मार दिया मैंने क्या। लेकिन मैंने सुना है कि मान्यता कहती है कि उनको अब 3 बच्चे संभालने पड़ेंगे, 2 आने वाले और एक जो घर में पहले से है। हाँ, ये मुझे भी कहती है कि 2 आने वाले हैं तो 3 बच्चे हो गए घर पे। लेकिन मैं कैसा कि बच्चा कहाँ हूँ रजत भाई। आप कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी। दिल बच्चा है लेकिन मैं थोड़ी बच्चा हूँ। लोग कहते हैं कि आप आज भी अपने दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। बिल्कुल सही आपने कहा, मैं दिल से ही सोचता हूँ, दिमाग से नहीं सोचता हूँ, इसीलिए जनता मुझे प्यार करती है इतना। दिमाग से सोचने वालों का प्यार, इतना प्यार नहीं मिलता मेरे हिसाब से। और सुना है कि अब बच्चे आने वाले हैं घर में तो थोड़ा थोड़ा बदलना आप शुरू हो गए हैं। जैसे कि कैसे? जैसे कि शराब पीना छोड़ दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने, शराब पीना छोड़ दिया है, फास्ट ड्राइविंग करना छोड़ दिया है, और पार्टियों में जाना छोड़ दिया है, सब छोड़ दिया है। और शाम को घर आ जाते हैं, घर का खाना खाते हैं। हाँ, घर का खाना खाता हूँ, मेरी वाइफ अच्छा खाना पकाती हैं तो मज़ा आता है घर पे बैठ के खाना खाने। ये जो बदले हैं आप किसको इसका क्रेडिट देंगे? मैं बिल्कुल मान्यता को क्रेडिट दूंगा इसका पूरा। मान्यता को लेकर आपकी दोनों बहनें आपसे नाराज़ हैं, वो शादी में नहीं आई थी। देखिए बात यह है क्योंकि मैं नरगिस जी और सुनील दत्त जी का बेटा हूँ, हम उनके बच्चे हैं, तो हर फैमिली में भाई बहनों में झगड़ा तो होता ही है। और बात यह है कि मेरा झगड़ा, हम लोग का जो आर्ग्यूमेंट था वो थोड़ा बाहर ओपन हो गया, भगवान की दया से सब सही हो गया है, घर पे भी हम फिर साथ में हैं और हमेशा साथ में। एक और भी मैंने बड़ी डिटेल में एक मैगजीन में खबर छपी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि संजय दत्त ने अपने पूरे बॉडी पर टैटू बनवाए हैं और छाती पर सुनील दत्त साहब का नाम और नरगिस जी का नाम आपने टैटू कराया है। जी क्या दिखा दी। नहीं, इसका मतलब है, अगर आप देखेंगे रजत भाई, पहले तो एक दिन मैं घर पे बैठा था और मैं बहुत याद कर रहा था मम्मी और डैडी को, और मैंने तब सोचा, मैंने बोला उनका नाम मैं अपने छाती पे लगाना चाहिए क्योंकि हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और मेरे फादर हिंदू थे तो उनका नाम हिंदी में है, और मेरी माँ मुसलमान थी तो उसमें उर्दू में है। इसमें बहुत सारे टैटूज की लिस्ट है। लेफ्ट शोल्डर पर आपने ओम नमः शिवाय लिखाया हुआ है, शिव जी हैं। हाँ, और राइट शोल्डर पर आपने ड्रैगन बनाया हुआ है। हाँ, राइट शोल्डर पे पूरा ये बना है। राइट आर्म पर भी आपने टैटू, अब आपको ही बताना पड़ेगा क्या क्या बनाया हुआ है। यहाँ शेर है, यहाँ वो मान्यता का नाम है। एक जमाना था जिस भी हीरोइन के साथ आप काम करते थे उसके साथ आपका नाम जुड़ जाता था। रजत भाई, वो ज़माने में मैं बैड बॉय था, लेकिन अभी मैं गुड मैन हो गया हूँ। अब आप किसी से नहीं कहेंगे कि शर्माना छोड़ डाल, आई लव यू बोल डाल। और डेविड धवन की पिक्चर थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी। वो कौन सी? शर्माना छोड़ डाल, राधिस का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। तो अब इतना सुधर गए हैं कि अब हीरोइन से भी दोस्ती नहीं होगी? नहीं, दोस्ती होती है और आजू बाजू देखता रहता हूँ। अभी 2 आने वाले हैं तो थोड़ा तो इमेज अच्छा होना चाहिए कि नहीं यार। आपकी अदालत में हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज नवीन जिंदल का फैसला संजय दत्त के इस खास मुकदमे में।
मुखालफत से मेरी शख्सियत उभरती है, मुखालफत से मेरी शख्सियत उभरती है, दुश्मनों का मैं एहतराम करता हूं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया नॉकआउट के हीरो संजय दत्त पर, एक्शन हीरो संजय दत्त पर। हमने संजय दत्त से पूछा उन्होंने सियासत क्यों छोड़ी, हमने उनसे पूछा उनके आने वाले 2 छोटे छोटे बच्चों के बारे में, हमने उनसे पूछा कि क्यों उन्होंने अपना स्टाइल बदल लिया है। सारे सवालों के जवाब संजय दत्त ने बेबाकी से दिए। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उद्योगपति नवीन जिंदल के फैसले का आज के मुकदमे पर। संजय दत्त जी ने सभी आरोपों का जवाब बहुत सफाई से दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में आकर उन्होंने गलती की, लेकिन मुझे जो लगता है कि जैसे उन्होंने कहा कि दत्त खानदान की रगों में कांग्रेस का खून है, तो मैं उन्हें ये हिदायत दूंगा कि अगर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं तो मैं समझता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी भी उनका बहुत स्वागत करेगी, और जो उनका जो राजनीति में आने का जो अनुभव है वो भी मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा, और वो अपनी गांधीगिरी कांग्रेस में रह करके बहुत खूबी से कर सकेंगे। ये अदालत संजय दत्त जी को हिदायत देती है कि वो अपनी गांधीगिरी करते रहें, लोगों को जादू की झप्पी देते रहें। लगे रहो मुन्ना भाई। आप कुछ कहना चाहते हैं? जब भी मैं यहाँ आता हूँ, जनता का प्यार देखता हूँ, आपसे बात करता हूँ, मुझे बेहद खुशी होती है। मैं फिर ये जान जाता हूँ कि जनता मुझसे कितना प्यार करती है, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, और बस मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा आता रहूँगा। मुखालफत से मेरी शख्सियत उभरती है, मुखालफत से मेरी शख्सियत उभरती है, दुश्मनों का मैं एहतराम करता हूँ। आपकी अदालत में हमने मुकदमा चलाया संजय दत्त पर। हमारी शुभकामनाएं हैं संजय दत्त की आने वाली फिल्म सफल हो, संजय दत्त लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन करें, और आपकी तरफ से ये शुभकामनाएं भी हैं कि उनके ऊपर जो केस चल रहा है उससे वो बरी हो, आज़ाद हो, जैसी उनकी तमन्ना है। आपकी अदालत का इशू आज यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह से मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए